प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र और उसके साथ भी प्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि वर्ष 2024 में मीन लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए क्या खास बातें हैं, ये वर्ष कैसा रहेगा। 1 मई 2024 को 1:50 PM तक देवगुरु बृहस्पति देव मेष राशि में विराजमान रहेंगे। यानी आपकी गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में 1 मई 2024 को 1:49 PM तक आपके गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में रहेंगे मेष राशि में। ये गोचर कुंडली है मीन लग्न राशि के जातक जातिकाओं की। लग्न कुंडली यानी जन्म पत्रिका और गोचर कुंडली में अंतर होता है। जन्म पत्रिका यानी लग्न कुंडली में जातक जातिकाओं के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है वह उसका मानचित्र होती है, और गोचर कुंडली ग्रहों की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। यह मीन लग्न राशि के जातक जातिकाओं की 2024 की गोचर कुंडली है, पूरे वर्ष की, 2024 के पूरे वर्ष की। देवगुरु बृहस्पति देव द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति देव द्वितीय भाव के नैसर्गिक स्वामी होते हैं। नैसर्गिक स्वामी जब अपने सामर्थ्य भाव वाले भाव में विराजमान होता है तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है। यानी वर्ष 2024 का आरंभ बहुत ही शुभ है आपके लिए। द्वितीय भाव जो है वो बचत का भाव कहलाता है, द्वितीय और वाणी का भाव कहलाता है, परिवार का भाव कहलाता है, और दाईं आंख और दांत का भी भाव, दांत से संबंधित बातों का भी भाव कहलाता है। देवगुरु बृहस्पति देव आपकी वाणी को रसमय और मधुर बना रहे हैं। आपकी वाणी से रस टपकेगा, आपकी वाणी में देवी सरस्वती का वास होगा, आपकी कई बात सत्य साबित हो सकती है। आपकी सेविंग्स और धन संपत्ति में देवगुरु बृहस्पति देव भारी वृद्धि कर रहे हैं। परिवार का वातावरण, आपके परिवार के वातावरण को सुखमय बना रहे हैं, और दांत और आंख से संबंधित जो आपको परेशानियां थी, विशेषकर दाईं आंख से संबंधित और दांतों से संबंधित जो आपको परेशानियां थी, उन परेशानियों को बृहस्पति देव दूर कर रहे हैं। उन विकारों को बृहस्पति देव दूर कर रहे हैं। दाईं आंख और दांतों में जो विकार हैं उनको वो दूर करने का योग बना रहे हैं। द्वितीय भाव से देवगुरु बृहस्पति देव की जो है पंचम दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ेगी, और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। ये जो षष्ठम और अष्टम भाव है, जिन पर देवगुरु बृहस्पति देव की क्रमशः पंचम और सप्तम दृष्टि पड़ रही है, यह बहुत ही अशुभ भाव होते हैं। षष्ठम भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, और अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट दुर्घटना आदि अशुभ बातों का भाव होता है। देवगुरु बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि इन भाव पर पड़ रही है तो इनकी अशुभता समाप्त हो रही है। इनकी अशुभता की तीव्रता, जो इंटेंसिटी है, वो कम हो रही है। यानी आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे, शत्रु बनेंगे, शत्रु षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन वो आपसे पराजित होंगे, और रोगों पर आपको देवगुरु बृहस्पति देव आरोग्यता प्रदान कर रहे हैं। रोगों पर आप विजय हासिल करेंगे। ये षष्ठम भाव विशेषकर
किडनी लीवर इंस्टेंटाइन से संबंधित व्याधियों का भाव है। इन किडनी लीवर इंस्टेंटाइन से संबंधित व्याधियों से आपको मुक्ति मिलेगी। और बृहस्पति देव चूंकि पीलिया आदि बीमारी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इन रोगों से भी आपको मुक्ति दिला रहे हैं देवगुरु बृहस्पति देव, यानी आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे हैं। और आपके जो मुकदमे चल रहे हैं अदालत में, देवगुरु बृहस्पति देव उन पर विजय दिला रहे हैं आपको। और यदि मीन लग्न राशि के जातक जातिकाओं का मुकदमा जो है मीन लग्न राशि के जातक जातिकाओं से है, उनमें विन विन पोजीशन जैसा दोनों पक्षों को लाभकारी समझौता करा रहे हैं। दोनों पार्टियों का जो लाभ के लिए लाभकारी समझौता का भी प्रावधान कर रहे हैं। और ये प्रतिस्पर्धा का भी भाव है। और बृहस्पति देव शिक्षा के भी कारक हैं। जो लोग हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा पाने के लिए उच्च शिक्षा की परीक्षाएं दे रहे हैं, उन विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड्स मिलने की संभावना है। और जो जातक जातिकाएं प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं नौकरी पाने की, उनको नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। ये नौकरी का भी भाव है, यानी 1 मई 2024 को 1:49 PM तक देवगुरु बृहस्पति देव जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इतनी सटीक जानकारी देने के लिए बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, गणना की आवश्यकता होती है। अध्ययन और गणना से यह बतलाया जा सकता है कि कौन सी घटना किस तारीख को कितने बजे घटने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है, यहाँ से द्वितीय भाव से मेष राशि से वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव जैसा मैंने बतलाया बहुत अशुभ भाव है। ये रोग, ये असाध्य रोग, दुर्घटना तुल्य कष्ट और मृत्यु का भाव है। इन अशुभताओं से आपको एक अभेद्य सुरक्षा कवच देवगुरु बृहस्पति देव प्रदान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको सावधानी अपनानी है। देवगुरु द्वितीय भाव से देवगुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है, वो नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव के देवगुरु स्वामी है, क्योंकि यहाँ पर उनकी धनु राशि विराजमान है। जब यानी नवम भाव के देवगुरु बृहस्पति देव स्वामी हुए, स्वामी ग्रह की जब दृष्टि अपने ही स्वामित्व वाले भाव पर पड़ती है तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है। यह कर्म का भाव है। जो जातक जातिकाएं विभिन्न कर्म क्षेत्रों में हैं, चाहे नौकरी में हैं या बिजनेस में हैं, उनको अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में भारी कामयाबी देवगुरु बृहस्पति देव दिला रहे हैं। लेकिन विशेषकर जो लोग पूजा सामग्री का विपणन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, पूजा सामग्री और का विपणन करते हैं और कथावाचक हैं और धार्मिक जो कार्य हैं, कृत्य हैं, उनको संपन्न कराते हैं, धार्मिक प्रवचन करते हैं, उनको विशेष लाभ देवगुरु बृहस्पति देव देने जा रहे हैं। हालांकि हर कार्य क्षेत्र के लोगों को बृहस्पति देव लाभ दे रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि उसी भाव पर पड़ रही है जिस भाव के वो स्वामी हैं। इसके साथ ही क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव राजनीति के भी कारक हैं, जो लोग राजनीति में हैं उनको भारी राजनीतिक कामयाबी दिला रहे हैं। उनकी और मीन लग्न राशि के जातक जातिकाओं की पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि देवगुरु बृहस्पति देव कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, प्राध्यापक हैं, आचार्य हैं, उनको भारी लाभ पहुँचा रहे हैं। उनकी पदोन्नति हो सकती है, उनकी वेतन वृद्धि हो सकती है।
क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव शिक्षा के कारक हैं। हालांकि सभी कार्य क्षेत्र के लोगों को वो पदोन्नति वेतन वृद्धि प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पूजा सामग्री का विपणन करते हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक प्रवचन करते हैं और धार्मिक कृत्यों को संपन्न कराते हैं और लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं, उनको विशेष लाभ पहुंचा रहे हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति देव 1 मई 2024 को 1:50 PM को वृष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तृतीय भाव में विराजमान होंगे। तृतीय भाव में, इस भाव में विराजमान होकर देवगुरु बृहस्पति देव आपके व्यवहार को विनम्र बनाएंगे, आपको आरोग्यता प्रदान कर रहे हैं, निरोगता प्रदान कर रहे हैं। आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे। तृतीय भाव से देवगुरु बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव पर पड़ रही है। 1, 2, 1 सप्तम दृष्टि 7, 8, 9 तृतीय भाव से सप्तम दृष्टि यहाँ से 7, क्षमा करें, देवगुरु बृहस्पति देव की जो है सप्तम दृष्टि है यहाँ से नवम भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव से जो सप्तम दृष्टि है वो नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव के नैसर्गिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव कहलाते हैं। जैसा कि मैं बतला चुका हूँ कि जब नैसर्गिक स्वामी की दृष्टि, स्वामी ग्रह की दृष्टि अपने स्वामित्व वाले भाव पर पड़ती है तो उस भाव के फलों में वृद्धि होती है। चूँकि भाव और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देव की मित्र राशि वृश्चिक राशि विराजमान है, जिसके स्वामी मंगल देव हैं। मंगल देव देवगुरु बृहस्पति देव मित्रता है। ये बहुत ही शुभ स्थिति है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, भाग्य का भाव कहलाता है। आपके भाग्य में वृद्धि देवगुरु बृहस्पति देव कर रहे हैं। भाग्य आपका कदम कदम पर साथ होगा, लेकिन चूंकि अशुभ भाव में विराजमान होकर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके पिता से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। पिता का सम्मान करें, आदर करें, उनसे संबंध ना बिगाड़ें, हर हालत में उनका सम्मान करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने यहाँ तक कहा है कि यदि पिता दुराचारी भी है तो उसके पुत्र को चाहिए उसका फिर भी सम्मान करें। तो आप देव पुत्र पिता से संबंध बेहतर करने के लिए आपको उनसे अनावश्यक आर्गुमेंट से बचना होगा। और ये भाव है जो है विरासत में, इसके अलावा जो भाग्य ये भाव है, ये लंबी दूरी यात्रा का भी भाव है, विदेश यात्रा का भी भाव कहलाता है। देवगुरु बृहस्पति देव चूंकि शिक्षा के कारक ग्रह माने गए हैं, जो लोग विदेश में शिक्षा पाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, मनोकामना रखते हैं, उनकी मनोकामना देवगुरु बृहस्पति देव पूर्ण करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही लंबी दूरी और छोटी दूरी की तीर्थ यात्राओं के भी योग बना रहे हैं, क्योंकि तृतीय भाव छोटी दूरी की यात्रा का भाव है और ये जो नवम भाव है ये लंबी दूरी की यात्रा का भाव है। और देवगुरु चूँकि एक आध्यात्म को एड्रेस करते हैं, धार्मिक बातों को एड्रेस करते हैं, साम्य और शालीन ग्रह माने गए हैं। इसलिए अतः आपकी तीर्थ यात्रा की लंबी दूरी और छोटी दूरी की शुभ तीर्थ यात्रा के भी योग बना रहे हैं। आप लंबी दूरी की तीर्थ यात्रा पर या किसी छोटी दूरी की यात्रा पर तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, ऐसा योग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5, वो आपके
पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव जो है विवाह का भाव है, परिवार का भाव है, पति पत्नी का भाव है, और बिजनेस पार्टनर का भाव है, बिजनेस का भाव है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है अशुभ भाव से पड़ रही है, तो आपके विवाह में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति देव विवाह के कारक ग्रह माने गए हैं, उन बाधाओं को पार करने में कामयाबी मिलेगी। लेकिन अपना जीवन साथी चुनने में सतर्कता बरतें। अगर सतर्कता नहीं बरती तो आप पछता सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव अशुभ भाव में विराजमान होकर विवाह के भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो मनचा जीवन साथी पाने के लिए आप भावी अपने जीवन साथी या संगनी की जांच पड़ताल कर लें, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। अगर शुभ भाव से दृष्टि पड़ती तो आप आंख बंद करके भी जीवन साथी चुन सकते थे, लेकिन इस स्थिति में आपको कुंडली मिलाकर दोनों की जातक जातिकाओं की जन्म कुंडली मिलाकर ही अगर विवाह करें और भली प्रकार से जांच पड़ताल करके जीवन साथी चुनेंगे तो विवाह बहुत शुभ रहेगा, अन्यथा पछताना पड़ सकता है जीवन भर। और जो कि हालांकि देवगुरु बृहस्पति देव बिजनेस को ग्रोथ प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस पार्टनर से सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर केतु भी विराजमान है। बिजनेस पार्टनर धोखा दे सकता है। बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है आपको अपने। और पति पत्नी, पति या पत्नी दोनों में से कोई एक अस्वस्थ हो सकता है, दोनों अस्वस्थ हो सकता है, दोनों में थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है। तो आप सावधानी अपनाएं। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपको सावधान करता है ज्योतिष विज्ञान, जिससे आप सावधानी अपनाएं और अशुभ जो घटनाएं घटनी हैं उन अशुभताओं से आप बच सकें। लेकिन इसके साथ ही चूंकि देवगुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, तो उसमें कामयाबी पाने में आप अपनी परेशानियों को दूर करने में, विवाह से संबंधित, परिवार से संबंधित दिक्कतों को दूर करने में कामयाबी आपको मिलेगी। और जैसा कि मैं बताया कि ये बिजनेस का भाव है, देवगुरु बृहस्पति देव बिजनेस को ग्रोथ प्रदान कर रहे हैं, बिजनेस के मुनाफे में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव अशुभ भाव में विराजमान होकर दृष्टि डालने हैं। कुंडली के 4 अशुभ भाव होते हैं, 3, 6, ये तृतीय अशुभ भाव। छोटे नंबर जो हैं ये भाव के नंबर है, और अनसर्टेड जो नंबर हैं वो राशियों के नंबर हैं। 30वां, 6वां, 8वां और ये 12वां भाव, ये 4 अशुभ भाव होते हैं। तो इनमें कोई ग्रह विराजमान हो जाता है तो उसको थोड़ा शुभ फल देने की शक्ति में उसमें कमी आ जाती है। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा आप सावधानी अपनाएं। लेकिन नैसर्गिक रूप से चूंकि देवगुरु बृहस्पति देव शुभ ग्रह हैं, इसलिए अशुभता की तीव्रता में कमी रहेगी और आप अशुभ स्थिति को भी शुभ स्थिति में तब्दील करने में, यानी कामयाबी पाने में सफल रहेंगे। तृतीय भाव से देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। ये एकादश भाव हुआ, 7, 8, 9, नवम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। ये एकादश भाव आय का भाव कहलाता है, जिसके इस भाव के भी नैसर्गिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं। जैसा कि मैंने बतलाया कि जब नैसर्गिक ग्रह की दृष्टि अपने स्वामित्व वाले भाव पर पड़ती है तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है। लेकिन एक नकारात्मकता यह है जो
कि देवगुरु बृहस्पति देव अपनी नीच राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर जो मकर है नीच राशि है, तो यह स्थिति थोड़ी देवगुरु बृहस्पति देव की शक्ति को थोड़ा कमजोर कर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा कमजोर कर रही है। ये भाव आय का भाव है, आपकी आय में भारी वृद्धि देवगुरु बृहस्पति देव कर रहे हैं, लेकिन व्यय में भी वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि नीच राशि यहाँ पर उनकी मौजूद है। आय में वृद्धि होगी, लेकिन आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। खर्चों पर आप नियंत्रण रखें, मितव्ययिता अपनाएंगे तो खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। आपके नवीन संबंध देवगुरु बृहस्पति देव बनाने जा रहे हैं। हालांकि बड़े भाई से, ये बड़े भाई का भी भाव है, बड़े भाई से आपके थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है, लेकिन चूंकि ये देवगुरु बृहस्पति देव इस भाव के नैसर्गिक स्वामी हैं और नैसर्गिक रूप से देवगुरु बृहस्पति देव शुभ ग्रह भी हैं, इसलिए बड़े भाई से आप बेहतर संबंध और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने में कामयाब रहेंगे, बेहतर संबंध बनाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन थोड़ी खटास जरूर पैदा होगी। मित्र समाज और पड़ोसियों से भी थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है, जैसा कि मैंने बतलाया आपको कि चूँकि देवगुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और अपने ही स्वामित्व वाले भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जो थोड़ा सा तालमेल बिगड़ेगा आपका पड़ोसियों से, मित्रों से, उसमें सुधार करने में, डैमेज कंट्रोल करने में आप कामयाब रहेंगे। तो और इसके साथ ही आप देवगुरु बृहस्पति देव का दान कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव जो अशुभता पैदा थोड़ी सी कर रहे हैं, वो थोड़ी सी अशुभता भी समाप्त हो सकती है यदि आप कुछ उपाय करें, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज अपनाएं। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत ही कारगर होती हैं। आप देवगुरु बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का जाप करें, बहुत लाभकारी होगा। ओम क्लीं बृहस्पति नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सा गुरुवे नमः, ओम ऐं श्री बृहस्पति नमः, ओम गुम गुरुवे नमः। इन बीज मंत्रों का जाप करें और अशुभता समाप्त हो जाएगी। और पीली वस्तुओं का दान करें। पीली वस्तु जैसे पीले फूल, पीले फूल, चने की दाल, पीला चंदन, पीली मिठाई, मुनक्का, मक्के का आटा, चावल, हल्दी, इनमें से किसी एक वस्तु का या सभी वस्तुओं का बृहस्पतिवार के दिन दान करें। तो जो बृहस्पति देव अशुभता पैदा कर रहे हैं तृतीय भाव से दृष्टि डालकर सप्तम भाव में और एकादश भाव में, तो अशुभता से आप बचे रहेंगे। अब मैंने आपको वार्षिक फल बतलाया। अब मैं आपको मासिक फल बताऊंगा। वर्ष 2024 का मंथ वाइज मैं बतलाऊंगा कैसा रहेगा। वर्ष के आरंभ से 14 जनवरी को सूर्य देव धनु राशि में आपकी गोचर कुंडली के दशम भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य देव दशम भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं और दशम भाव में सूर्य देव दिग्बली कहलाते हैं, उनको दिग्बल प्राप्त होता है। आपके सरकारी जो काम है अटके हुए वो पूर्ण होंगे और जो ठेकेदार हैं जिनका पैसा सरकार के पास फंसा हुआ है, पेमेंट नहीं हो रही है, रुका हुआ पेमेंट हो सकता है, सरकारी जो रुका हुआ पेमेंट है उसके होने के योग सूर्य देव बना रहे हैं। और आपके सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसमें भारी वृद्धि सूर्य देव कर रहे हैं, क्योंकि जब दशम भाव में सूर्य देव विराजमान होंगे वर्ष के आरंभ से 14 जनवरी तक, तो वहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। भूमि, भवन, वाहन। वर्ष के आरंभ में ही आपके नवीन भवन निर्माण, नवीन भवन खरीदने, नवीन वाहन खरीदने, जमीन खरीदने, प्रॉपर्टी खरीदने के भारी योग
सूर्य देव बना रहे हैं, और चूंकि दशम भाव में विराजमान होंगे, और इसके साथ ही चूंकि सूर्य देव ग्रहों के राजा कहलाए गए हैं, सरकार, शासन, प्रशासन, हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोग अनियमित है सरकारी नौकरी में, और चूंकि ये कर्म भाव है, जो लोग अनियमित हैं वो नियमित होंगे, रेगुलर होंगे, और जो लोग बेरोजगार हैं और सरकारी पाने की लालसा रखते हैं, सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके प्रयत्न सूर्य देव सफल कर रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। जो सरकारी नौकरी है में है, उनकी पदोन्नति होने जा रही है, उनकी वेतन वृद्धि भी हो सकती है। और सूर्य देव चूंकि ग्रहों के राजा हैं, राजनीति को भी एड्रेस करते हैं। जो लोग राजनीति में हैं उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है, और उनको भारी राजनीतिक कामयाबी मिल सकती है। ये कार्य बृहस्पति देव भी कर रहे हैं। मैं पहले बतला चुका हूँ, सूर्य देव, बृहस्पति देव दोनों मिलकर जो लोग राजनीति में हैं, वर्ष 2024 में उनको भारी कामयाबी दिला रहे हैं। जो मीन लग्न राशि के जातक जातिकाएं हैं, उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है और राजनीतिक भारी सफलता मिल सकती है। 15 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य देव मकर राशि में विराजमान रहेंगे, आपकी गोचर कुंडली के एकादश भाव में। इस भाव में भी सूर्य देव बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। एकादश भाव में जैसा मैंने बतलाया, ये भाव आय का भाव है, मित्र समाज, पड़ोसियों का भाव है। ये सूर्य देव एकादश भाव में लाभकारी संबंध बनाते हैं और आपकी आय में भारी वृद्धि कर रहे हैं सूर्य देव। ये नियमित आय का भाव है। नियमित आय जो है आपकी, उसमें वृद्धि हो सकती है, और उसके साथ ही नियमित आय के साथ साथ ही आय के नवीन स्रोत भी सूर्य देव खोल रहे हैं। मित्र समाज और पड़ोसियों से तालमेल को बेहतर बना रहे हैं। बड़े भाई से आपके संबंध अच्छे होंगे, और जो आपकी मनोकामनाएं हैं, चिर प्रतीक्षित मनोकामनाएं, इच्छाएं हैं, उनको वो पूर्ण करने जा रहे हैं सूर्य देव। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चिर प्रतीक्षित जो मनोकामनाएं हैं, बहुत समय से जो पेंडिंग पड़ी हुई है इच्छा, आपके मन में इच्छा है, मनोकामना है, लेकिन पूर्ण नहीं हो रही है, वो उनको पूर्ण करने जा रहे हैं सूर्य देव। 15 जनवरी से 13 फरवरी तक यह स्थिति है। मैं ये 15 जनवरी से 13 फरवरी तक की बता रहा हूँ, इसके आगे भी बतलाऊंगा। और चूंकि यहाँ से जो दृष्टि है सूर्य देव की, पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव संतान का भाव है, प्रथम संतान का भाव है, और सडन गेन, आकस्मिक धन लाभ का भाव है। हालांकि ये भाव जुआ, सट्टा, लाटरी, शेयर बाजार का भी भाव है। तो चूंकि पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही संतान के भाव को, 15 जनवरी और से 13 फरवरी के मध्य आपको संतान पक्ष से बहुत ही शुभ समाचार मिल सकता है। और इस दौरान जिनकी प्रथम संतान होनी है, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के योग सूर्य देव बना रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव पुत्र के प्रबल कारक ग्रह माने गए हैं, मेल प्लेनेट कहे गए हैं। और जिन आपको किसी भी स्रोत से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, जो कि आकस्मिक धन लाभ का भाव है। विशेषकर जिन लोगों ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है, उनको शेयर बाजार से भारी मुनाफा हो सकता है उनके। और यह समय शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मीन लग्न राशि के जातक जातिका उनके लिए बहुत ही समय है। और 14 फरवरी से 13 फरवरी तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के, ये मैं पहले बतला चुका हूँ आपका, मतलब हाँ, द्वादश भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। ये नहीं बतलाया, ये अब मैं बतलाऊंगा। 14 फरवरी से 13 मार्च तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान होंगे। द्वादश भाव जैसा मैं पूर्व में बतला चुका हूँ, अशुभ भाव, षड्यंत्र, शत्रु आपके षड्यंत्र रचेंगे,
परंतु आप उनको पराजित करने में सफल होंगे, क्योंकि यहाँ से सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है। आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर विराजमान होकर सूर्य देव आपको नीच संगति की ओर प्रेरित कर सकते हैं। नीच संगति से बचें। ज्योतिष विज्ञान आपको सावधान कर रहा है कि आप नीच संगति से बचें, वरना आपको बहुत अशुभता का सामना करना पड़ सकता है और कानून भी आपको दंडित कर सकता है। कानून का पालन करें, क्योंकि सूर्य देव जब यहाँ विराजमान होते हैं द्वादश भाव में, तो ये अशुभ स्थितियाँ पैदा करते हैं, कानून से दंडित होने का चांस है। तो ज्योतिष विज्ञान आपको सावधान करता है, सावधानी अपनाएं, कानून का पालन करें, कोई इलीगल कार्य ना करें। अगर इस दौरान इलीगल कार्य किया तो सूर्य देव बख्शने वाले नहीं हैं। मैंने जो समय बताया है, मैंने जो समय आपको बतलाया है कि मैं फिर से बतला देता हूँ। 14 फरवरी से 13 मार्च तक का समय, अगर आपने कोई भी इलीगल कार्य किया, गैर कानूनी कार्य, तो आप कानून के दंड से बच नहीं पाएंगे। इससे सावधान रहें इस विशेष अवधि में। वैसे तो कानून नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए, लेकिन इस विशेष अवधि में जो कि मैंने बतलाया 14 फरवरी से 13 मार्च तक, सूर्य देव बख्शने वाले नहीं है जो गैर कानूनी कार्य करते हैं। और तो इसका उपाय, इस अशुभता से बचने के लिए मित्रों उपाय है, आप सूर्य देव का जाप करें, सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। ओम श्री सूर्याय नमः, बहुत ही मतलब सिंपल मंत्र हैं, और अर्थ समेत जाप करें। और सूर्य देव को चूंकि गायत्री मंत्र पसंद है, और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है। अगर इसका जाप पूर्ण विश्वास और एकाग्रचित्ता से किया जाए, अर्थ के समेत किया जाए, तो ये अवश्य फलीभूत होता है, लाभकारी साबित होता है। और सूर्य देव को यह मंत्र पसंद भी है। गायत्री मंत्र का सूर्य उदय के आसपास, या सूर्य उदय और सूर्य अस्त के आसपास, दोनों समय इसका आप जाप करें। और उसके साथ ही दलिये में गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं, और रविवार के दिन सूर्य को जल चढ़ाएं। तो आप अशुभता से, सूर्य देव की तमाम जो अशुभताएं हैं जो आगे भी पैदा कर रहे हैं, मैं बतलाऊंगा, उन अशुभताओं से आप बचे रहेंगे। 14 मार्च से 12 अप्रैल तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव में विराजमान होंगे, मीन राशि में विराजमान होंगे। इस भाव में भी सूर्य देव थोड़ा कष्ट देंगे, आपके स्वभाव को बहुत ही क्रोधी बनाएंगे, आक्रामक बनाएंगे, क्रोधी बनाएंगे। क्रोध से बचें। क्रोध चूंकि सोचने समझने की शक्ति को हर लेता है, विवेक का शत्रु होता है, तो आपके स्वभाव को क्रोधी बनाएंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखें। और यहाँ से सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। आपके पारिवारिक तालमेल को बिगाड़ सकते हैं इस दौरान। 14 मार्च से 12 अप्रैल की बात के मध्य की बात कर रहा हूँ मैं। और बिजनेसमैन को उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है अपने बिजनेस में। सोच समझकर पैसा इन्वेस्ट करें, सोच समझकर सामान माल उधार दें, पैसा उधार दें, वो फंस सकता है। और इसके साथ ही बिजनेस पार्टनर से सावधान रहें, वो धोखा दे सकता है, क्योंकि सूर्य देव की दृष्टि पड़ रही है लग्न भाव से। सूर्य देव पाप ग्रह कहलाए गए हैं। और विवाह में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। मैं इसके आप एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करें, जैसे मैं बतला चुका हूँ कि सूर्य देव को गायत्री मंत्र बहुत पसंद है, बार बार दोहराना उचित नहीं होगा। गायत्री मंत्र का जाप करें, जो मैं सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास 2 बार, 6 बार, और समय जाप करें, उसके अर्थ के समय जाप करें एकाग्रचित्ता के साथ। और दलिये में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं, सूर्य देव को जल चढ़ाएं। बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पति पत्नी के स्वास्थ्य में और तालमेल में खराबी आ सकती है, तालमेल थोड़ा सा बिगड़ सकता है। ये पति पत्नी का भी भाव है,
पति पत्नी दोनों या दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और पति पत्नी में थोड़ा संबंध में खटास आ सकती है। तो आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करें और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के साथ साथ अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो अशुभता से बचे रहेंगे। 13 अप्रैल से 14 मई तक आपकी गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में यानी मेष राशि में अपनी उच्च राशि में मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं, उच्च राशि में विराजमान होंगे। ये बहुत शुभ स्थिति है। हालांकि द्वितीय भाव में सूर्यदेव शुभ फल नहीं प्रदाता माने गए हैं, लेकिन चूंकि अपने उच्च राशि में विराजमान हैं, इसलिए सूर्यदेव आपकी बचत में भारी वृद्धि कर रहे हैं। बचत में वृद्धि तब होती है जब आय में वृद्धि होती है। आय और बचत में भारी वृद्धि सूर्यदेव कर रहे हैं। और जो परिवार आरंभ में जो द्वादश भाव में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि डालकर सप्तम भाव पूर्ण दृष्टि डालकर पति पत्नी और परिवार के संग में कुछ माहौल खराब कर रहे थे, वो माहौल 15 मई से फिर 13 अप्रैल से 14 मई तक जब सूर्यदेव के मध्य जब सूर्यदेव यहाँ पर विराजमान होंगे धीरे उसमें काफ़ी सुधार आएगा, काफ़ी तालमेल अच्छा होगा। पति पत्नी का परिवार का वातावरण बड़ा सुखकारी होगा। 15 मई से 14 जून तक आपकी गोचर कुंडली के तृतीय भाव में वृष राशि में सूर्यदेव विराजमान होंगे। इस भाव में तृतीय भाव में सूर्यदेव बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। आपके शत्रु पराजित होंगे, आपको आरोग्यता व रोग मुक्ति मिलेगी और शुभ यात्रा के अवसर मिलेंगे और आप खुला खर्च करेंगे। हर्ष व उन्नति के द्वार सूर्यदेव आपके लिए खोलने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी पाने के लिए जो बेरोजगार जातक जातिकाएं प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं उनको कामयाबी मिल सकती है और मुकदमे में जीत दिला रहे हैं सूर्यदेव। और शत्रु आपके चारों खाने चित होंगे। आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, शत्रु हंता कहलाएंगे। और सूर्यदेव आपके भाग्य में भारी वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि तृतीय भाव से सूर्यदेव की जो पूर्ण दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। सूर्यदेव भाग्य भाव के नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव भी नैसर्गिक स्वामी है। सूर्यदेव भी नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं। जैसे मैं बतला चुका हूँ, जब नैसर्गिक स्वामी ग्रह की दृष्टि अपने सामित्य वाले भाव पर पड़ती है उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है, यानी आपके भाग्य में भारी वृद्धि कर रहे हैं। भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा। पिता के से संबंध आपके बिगड़ेंगे, समागम पिता से आपके संबंध बेहतर होंगे। जो उस आरंभ में बिगड़ रहे थे वो इस दौरान बहुत ही बेहतर होंगे संबंध। और धार्मिक तीर्थ यात्राओं के योग सूर्यदेव बना रहे हैं। 15 जून से 16 जुलाई तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव मिथुन राशि में विराजमान होंगे। और यहाँ पर राहु भी पाप ग्रह मौजूद हैं। यह स्थिति थोड़ी आपके लिए शुभ है। सूर्यदेव चतुर्थ भाव में शुभ फल प्रदान नहीं करते। यहाँ पर राहु भी मौजूद है। आपके भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। माता को कष्ट हो सकता है। माता पिता से आपका तालमेल बिगड़ सकता है। पिता से विवाद हो सकता है। जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, पिता का सम्मान करें तो अशुभता से बचे रहेंगे। और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता पिता का हर हाल में सम्मान करना चाहिए। तो अगर आप सम्मान करेंगे तो संबंध बहुत बेहतर रहेंगे, वरना संबंध सूर्यदेव बिगाड़ रहे हैं। यहाँ पर राहु भी मौजूद हैं। 17
इसके साथ ही अगली तिथि है 17 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य देव कर्क राशि में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। इस भाव में भी सूर्य देव थोड़ा अशुभ फल प्रदान करते हैं। पंचम भाव में मीन राशि में पंचम भाव में विराजमान यह है कर्क राशि है। कर्क राशि में विराजमान होकर आपको संतान को कष्ट हो सकता है और जो आकस्मिक धनहानि हो सकती है। पैसा किसी को उधार ना दें, सावधानी अपनाएं इस दौरान 17 जुलाई से 16 अगस्त तक। और इस समय शेयर बाजार में बिल्कुल इस समय इन्वेस्ट ना करें, आपको हानि हो सकती है। और पुत्र चिंता आपको हो सकती है, मन में अस्थिरता आ सकती है और आपको आर्थिक तंगी भी हो सकती है। लेकिन चूंकि सूर्य देव पंचम भाव में कुशाग्र बुद्धि भी प्रदान करते हैं, तो आप अपनी कुशाग्र बुद्धि प्रेजेंस ऑफ माइंड से स्थिति पर काबू पाने में काफ़ी कामयाब रहेंगे। और उसके साथ ही आप सूर्य देव का उपाय करें, जैसा मैं बतला चुका हूँ, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो की लिमिटेशन होती है। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के षष्ठम भाव में कन्या राशि में विराजमान होंगे। सप्तम भाव में जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, सूर्य देव जो हैं 17 से भाव में कन्या राशि में विराजमान होंगे। इस भाव में सूर्य देव थोड़ा शुभ फल प्रदान करते हैं, आपको व्यर्थ भ्रमण करा सकते हैं, शारीरिक श्रम से आपको थकान महसूस हो सकती है, निर्बलता आप में आ सकती है और उधर विकार हो सकता है, पत्नी से भी विवाद हो सकता है, अपयश का सामना करना पड़ सकता है और आर्थिक तंगी में मानसिक अशांति भी हो सकती है। सूर्य देव का उपाय करें, मैं फिर से बतला देता हूँ। सूर्य देव को गायत्री मंत्र बहुत पसंद है। सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास 2 बार दोनों समय 6 बार गायत्री मंत्र का जाप करें अर्थ समेत पूरी एकाग्रचित्ता से और गाय को दलिए में गुड़ मिलाकर दें, जो कि बहुत ही लाभकारी होता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो हैं बहुत ही उपयोगी साबित हुई हैं। ये मेरा अपना अनुभव बतलाता है, औरों का भी अनुभव है ये, बशर्ते कि पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ की जाए। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में नीच राशि में तुला, सूर्यदेव की तुला नीच राशि होती है, इस राशि में विराजमान होंगे। इस भाव में विराजमान होकर सूर्यदेव आपको कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव बहुत ही अशुभ भाव कहलाता है। यह भाव जो है, जैसा मैं बतला चुका हूँ, दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है। तो इन अशुभताओं से बचने के लिए आप सावधानी अपनाएं। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का कार्य नहीं करता, सावधान करता है। तो आप सावधान रहेंगे, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे, स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे, सड़क सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के नियमों का भी पालन करेंगे। ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे जो आपके लिए हानिकारक है। सही समय पर भोजन करेंगे, सही वक्त पर उठेंगे, सोएंगे और जगेंगे, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है। वरना इस भाव में सूर्यदेव असाध्य रोग प्रदान करते हैं अशुभ भाव में। और इसके साथ ही सूर्यदेव का उपाय करें, मैं बतला चुका हूँ। आपको गुदा संबंधी रोग सता सकते हैं, मानसिक अशांति दे सकते हैं सूर्यदेव इस भाव में विराजमान होकर। और
धनहानि भी हो सकती है, लेकिन इस विरासत में धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। अगर विरासत में जो धन संपत्ति प्राप्त होनी है वो इस दौरान प्राप्त हो सकती है आपको। और जो लोग रिसर्च में लगे हुए हैं, इन्वेंशन में लगे हुए हैं, खोज के कार्यों में लगे हुए हैं, रिसर्च, इन्वेंशन, अनुसंधान के कार्य में, उनको कामयाबी मिल सकती है। सोलह नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव में वृश्चिक राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। सूर्यदेव नवम भाव जो कि भाग्य भाव कहलाता है, इसके नैसर्गिक स्वामी हैं। जैसा मैं बता चुका हूँ, जब नैसर्गिक स्वामी अपने स्वामित्व वाले भाव में विराजमान हो जाए तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है। भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा, भाग्य में भारी वृद्धि होगी। 16 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य भाग्य को, आपके भाग्य को भारी उछाल मिलने की संभावना है। लेकिन आपको व्यर्थ की भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, कार्यों में बाधा आ सकती है, भाइयों से भी विवाद हो सकता है। तो आप सूर्य देव का उपाय करें। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी में बतला चुका हूँ। गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य देव गायत्री मंत्र को बहुत पसंद करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास दोनों समय 6-6 बार गाय को दलिए में गुड़ मिला कर दें, जो कि बहुत लाभकारी होगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के 10वें भाव में विराजमान होंगे। धनु राशि में विराजमान होंगे। धनु राशि में जो कि 10वें भाव में, जैसा कि मैं बतला चुका हूँ पूर्व में, यहाँ पर सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है और सूर्यदेव 10वें भाव में बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। यानी आपको सरकारी और ये कर्म का भाव है। और सूर्यदेव चूँकि सरकार, शासन, प्रशासन, हुकूमत का नेतृत्व करते हैं, ग्रहों के राजा कहलाए गए हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। जो सरकारी नौकरी में हैं उनको पदोन्नति और वेतन वृद्धि हो सकती है। सूर्यदेव आपके मान सम्मान में वृद्धि कर रहे हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता, आपको नेतृत्व क्षमता प्रदान कर रहे हैं। नेतृत्व करने की क्षमता और शक्ति में वृद्धि कर रहे हैं। और जो लोग सरकारी नौकरी में अनियमित हैं वो नियमित होने के उनके योग सूर्यदेव बना रहे हैं 10वें भाव में विराजमान होकर, और आपके सुखों में भी भारी वृद्धि कर रहे हैं। 16 दिसंबर के बाद सूर्यदेव 1 महीने तक, 16 दिसंबर से आगे 1 महीने तक विराजमान रहेंगे 10वें भाव में। इस भाव में विराजमान होकर इनकी पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, जो कि सुख सुविधाओं का भाव है। भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। आपके भौतिक सुख में भारी वृद्धि कर रहे हैं। नवीन भवन निर्माण, नवीन भवन खरीदने और नवीन वाहन खरीदने और प्रॉपर्टी खरीदने के योग सूर्यदेव बना रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि हो सकती है इस दौरान। और क्योंकि सूर्यदेव राजनीति के भी कारक ग्रह माने गए हैं, सरकार, शासन, प्रशासन, हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रहों के राजा हैं। तो अतः जो लोग राजनीति में हैं उनको अपने राजनीतिक क्षेत्र में भारी कामयाबी मिल सकती है। उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है। तो मित्रों, मैंने आपको मंथ वाइज और वैसे संपूर्ण रूप से भी वार्षिक फल बतलाया है। यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल सब्सक्राइब होने से 2 फायदे आपको इसलिए मिलेंगे एक साथ, क्योंकि मैं एस्ट्रो एडवाइज़र के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ। एस्ट्रो एडवाइज़र होने के नाते मैं अपने एस्ट्रो के एपिसोड इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ, और उसके साथ ही फ्लूटिस्ट होने के नाते बांसुरी से बॉलीवुड के सुपरहिट एवरग्रीन गाने, धार्मिक देशभक्ति के गाने बांसुरी से बजाकर बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ।
और उसके साथ ही बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल भी इसी में डालता हूँ। मेरे चैनल का आपको दोहरा लाभ मिले, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और मित्रों, मेरा कंसल्टेशन जो शुल्क है वो बहुत ही कम है। आपको बहुत ही कम शुल्क में मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देता हूँ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ ही आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपने बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। मित्रों, जैसा कि मैं बतला चुका हूं कि मेरा जो कंसल्टेशन फीस है, शुल्क है, पारिश्रमिक है, शुल्क है, बहुत कम है, बहुत कम, आपको महसूस भी नहीं होगा। ये शुल्क इसलिए आवश्यक है क्योंकि काफ़ी परिश्रम लगता है, गणना काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और वक्त भी लगता है, तो इसलिए शुल्क है ऑनलाइन सेवा के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेवाओं के लिए। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।